हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट नंबर सेकंड मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर 5 और हम लोगों ने इसका जो चैप्टर 1 है दैट इज़ एंटी इन जनरल वो कर लिया था कंप्लीट। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की दैट इज़ डायरेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि आपने जो डायरेटिक्स है उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो डायरेटिक्स में जो है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है हमारा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो डायरेटिक्स के अंदर जो आपकी टॉपिक है पहला आता है इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें आपकी एक इंपॉर्टेंट ड्रग आती है दैट इज़ एसिटाजोलेमाइड। फिर हम बात करेंगे थायराइड्स की, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज़ क्लोरोथायराइड्स। देन है आपका लूप डायरेटिक्स, इसकी जो इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज़ फुरोसमाइड्स। और स्टार्टिंग के तीनों ही जो हमारे टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक और ओस्मोटिक डायरेटिक्स। इनमें ना ही कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये छोटे छोटे से आपके टॉपिक हैं। फिर इसका नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। आज हम बात करेंगे डायरेटिक्स की। तो चैप्टर 2 है आपका टॉपिक डायरेटिक्स और ये इस वाली वीडियो का रहेगा, मतलब इस वाली यूनिट का रहेगा लेक्चर 2 और वैसे ही आपका लेक्चर 6 है। बात करते हैं डायरेटिक्स होते क्या हैं आपके। तो डायरेटिक्स हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, यूरिन का जो आउटपुट होता है उसको बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं उनको हम लोग डायरेटिक्स बोलते हैं। ये वाले जो ड्रग है ना ये डायरेक्टली हमारी किडनी के ऊपर एक्ट करती हैं और इंक्रीज़ कर देती हैं एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। वाटर का जो एक्सक्रीशन है, वाटर का जो बाहर निकलना उसको बढ़ा देती हैं। और जो कुछ आयन होते हैं जैसे आपका सोडियम, क्लोरीन और कार्बोनिक आयन जो होते हैं किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में जो बॉडी के अंदर जो किडनी प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, तो उनके थ्रू जो है एक्सक्रीशन बढ़ा देती हैं उनका। अब हमें इसकी नीड क्यों होती है, मतलब यूरिन का आउटपुट बढ़ाने की नीड क्यों है। तो आपने देखा होगा किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है कार्डियक एडिमा की, मतलब हार्ट के आसपास जो है वो वाटर फ्लूइड वहाँ पे फिल हो जाता है ना। या फिर जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं तो उनके आपने पैर हाथ देखे होंगे, तो उसमें क्या है स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग बेसिकली क्या है कि उनके जो हाथ पैर होते हैं उनमें पानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ऐसी दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है हमारी बॉडी से बाहर निकल सके और जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है बॉडी में वो रिड्यूस हो सके। तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। जो वर्ड है हमारा डायरेटिक्स वो आपका ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इसको हम लोग बोलते हैं डायरेटिकोन। डायरेटिकोस का मतलब क्या होता है कि प्रमोटिंग यूरिन, ऐसी वाली ड्रग जो कि आपके यूरिन को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। और अभी मैंने बताया कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है, वही अगर बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो वाटर तो देखो जाएगी, लेकिन वाटर के साथ कुछ आयन भी हमारे होते हैं, उनका भी एक्सक्रीशन इन डायरेटिक्स के थ्रू हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेटिक्स। ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हमारी डायरेटिक्स में यूज़ करी जाती हैं। तो वैसे तो मैंने बता ही दिया था क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में। पहला होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। जैसे अभी मैंने बताया था कि पानी के साथ साथ हमारे कुछ आयन भी होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन और कार्बोनिक। तो ठीक है, तो हमारी ये जो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये हमारे कार्बोनिक जो हमारा कार्बोनिक आयन है उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करने वाली ड्रग है, जिसके अंदर आपकी आती हैं एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरोफेनामाइड्स। दैट सेकेंड जो इसका नेक्स्ट वाली कैटेगरी है दैट इज़ थायाजाइड्स। थायाजाइड्स में है क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोरोमिथाजाइड्स, क्लोरोथायाजाइड्स। लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड्स, ब्यूटानाइड्स है। ठीक है, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स में स्पायरोनोल लैक्टोन्स है। इस तरीके से एमिलोराइड्स है। ओस्मोटिक डायरेटिक्स में आपकी एक ही ड्रग आती है दैट इज़ मैनिटोल। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको समझने के लिए इनका मैकेनिज्म देखने के लिए कि कौन सी ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, आपने ये ज़रूर देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता किस तरीके से है। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है आपका सिक्रेशन। ये ही 3 प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। देखते हैं किस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। जाना पहचाना सा लग रहा होगा, वैसे तो आपने एचईपी वगैरह में भी पढ़ा होगा ये। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि होता क्या है ना। आपकी जो एक मतलब जो किडनी होती है, किडनी की जो एक बेसिक यूनिट होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। अब मैंने नेफ्रॉन का एक छोटा सा पार्ट को यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दिया है। सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है जहाँ जहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
नेक्स्ट उसके बाद जो आपको ये वाला पार्ट दिखता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एक तरीके से लूप दिख रही है जो ब्लैक कलर वाली है, जो ये लूप दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ये हमारी डिसेंडिंग लूप है, ये हमारी असेंडिंग लूप है। और ये वाला पार्ट हमारा होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज़ यूरिन। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। ठीक है, और जो ब्लू कलर की इस तरीके से वेन हमारी बिखरी हुई होती हैं आपके आसपास। ये जो है लूप ऑफ हैनले जो कलेक्टिंग डक्ट है, इनके आसपास क्या है, हमारी वेन नसें जो होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हमारा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बेसिकली मोस्ट जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा लूप ऑफ हैनले में PCT और DCT के अंदर होता है। अब किस तरीके से होता है आप अच्छे से एक बार इसको देख लो, फिर हम थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है हमारे बाउमन कैप्सूल के अंदर, जो मैंने अभी दिखाया था आपको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो था बाउमन कैप्सूल। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड एंड द फिल्ट्रेट हैव। और जो हमारा फिल्ट्रेट, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया तो फिल्ट्रेट हमें मिलता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है जी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ आयन होते हैं जैसे कार्बोनिक, सोडियम, क्लोरीन और वाटर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ रीएब्जॉर्प्शन फिल्टर्स 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब थ्रू द PCT। उसके बाद 99% पार्ट जो होता है हमारे फिल्ट्रेट का उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो मैंने जैसे हमें फिल्ट्रेट मिल गया, अब इस फिल्ट्रेट का जो 99% पार्ट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है PCT, लूप ऑफ हैनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू। अब किसके अंदर किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा PCT होता है, इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो PCT क्या है, PCT बेसिकली हमारी ये वाला पार्ट होता है ना। PCT के अंदर हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कार्बोनिक और हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि PCT के अंदर हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, HCO3 और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी लूप ऑफ हैनले में, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट्स में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक बात ध्यान रखने की, हम लोग जब लूप ऑफ हैनले की बात करेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, जब ये नीचे आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप, और जब ये ऊपर जाता है तो हम उसको बोलेंगे असेंडिंग लूप। तो अब हम बात करते हैं कि लूप ऑफ हैनले में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। ओनली वाटर एब्जॉर्ब इन द डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप जो हमारी, जैसे कि हमारी इस तरीके से बनी हुई थी, तो ये वाला जो नीचे आ रहा था, जब वो नीचे आ रहा था तो डिसेंडिंग लूप के अंदर केवल जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पानी का होता है। ठीक है, पानी और जो हमारा सोडियम और हमारे क्लोरीन आयन जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं आपके असेंडिंग लिम्फ में। ऊपर जाती हुई जो लूप है, ऊपर जाती हुई जो लिम्फ होती है, इसके अंदर केवल आपका सोडियम और क्लोरीन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर हमारी DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक हमारा ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर बने हुए होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT में। कलेक्टिंग डक्ट्स की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट्स में आपका सोडियम का, पोटेशियम आयन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम आयन सिक्रेटेड होते हैं बाय द एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड सोडियम एंड द पोटेशियम चैनल। मतलब सीधी सी बात है, जब आप पोटेशियम का देखोगे तब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। बेसिक यहाँ पे जो है सोडियम का ही रीएब्जॉर्प्शन होता है आपका, है ना। अब हम जो सबसे पहले इसकी जो पहले वाली कैटेगरी है अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, और इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, जैसे कि मैंने बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कार्बोनिक आयन को इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बोनिक आयन को ब्लॉक कर देते हैं, और कार्बोनिक आयन को किसके थ्रू ब्लॉक करते हैं, एक एंजाइम के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये वाली जो हमारी ड्रग होती हैं आपकी PCT के ऊपर काम करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और मैंने आपको बताया था अभी कि PCT के अंदर आपका अमीनो एसिड्स, देखो जरा, PCT के अंदर मैंने आपको बताया था अभी कि आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कार्बोनिक और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये वाली जो ड्रग होती हैं हमारी, ये बेसिकली कार्बोनिक एसिड को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मोड ऑफ एक्शन देखो कि कैसे अपना काम करती हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के अंदर, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम आयन एंटर करते हैं एंडोथेलियम टिश्यू में, हाइड्रोजन आयन आउट बाय द सोडियम एंड द पोटेशियम चैनल। ठीक है, अभी थ्योरी समझ लो, मैं डायग्राम के थ्रू जब इसको बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद देखो हमारे पीसीटी के अंदर जो हमारे सोडियम आयन है वो तो एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। जैसे मेरे सोडियम आयन अंदर जाते हैं वैसे मेरे जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। बाहर आए हुए जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो बाइंड होते हैं SCO3 से और बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसको H2CO3 बोला जाता है। उसके बाद H2CO3 के प्रेजेंस में H2CO3 जो है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर क्या देता है H2O और वाटर और CO2 किसके प्रेजेंस में। अब ये H2CO3 अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और पानी और CO2 को रिलीज़ करता है। उसके बाद ये जो मेरा CO2 है ये एंटर करता है हमारी सेल में और बाइंड हो जाता है वाटर से अगेन और बना लेता है H2CO3। उसके बाद जो मेरा H2CO3 है ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन में और SCO3 के अंदर। उसके बाद जो मेरा कार्बोनिक आयन है ये वाटर के ब्लड के अंदर एंटर करता है ना, ब्लड के अंदर एंटर करता है और उसका रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, इफ़ वी इनिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये वाला जो मेरा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है अगर मैं इसको ही इनिबिट कर दूं तो जो रीएब्जॉर्प्शन है बायोकार्बोनेट आयन का विल डिक्रीज़। जब ये इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी से इसका एक्सक्रीशन जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अगर मैं इनिबिट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, तो क्या मेरा H2CO3 ब्रेक डाउन हो पाएगा वाटर और CO2 के अंदर? इसका ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये हमारी जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो बेसिकली क्या है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये तो चाह रहे थे कि हम इसका क्या है एक्सक्रीशन जो है बॉडी से हमारा जल्दी जल्दी बाहर होता रहे, तो इस तरीके से अपना एक्शन देती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उसके थ्रू, जैसे मेरे सोडियम आयन अंदर जाते हैं वैसे मेरा हाइड्रोजन आता है बाहर। ये हाइड्रोजन आया बाहर, इस हाइड्रोजन ने SCO3 के साथ बना लिया जी बॉन्ड बना के H2CO3 दे दिया। अब ये जो H2CO3 है इस ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर और CO2 देता है। वाटर और CO2, इसमें से जो मेरा CO2 है ये ब्लड के अंदर एंटर करता है हमारी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर एंटर करता है और क्या है जी पानी के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। देखो वाटर तो हर जगह प्रेजेंट, ह्यूमन में भी, इसके अंदर भी और ब्लड में भी। उसके बाद ये दोनों कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं जो फर्दर ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और SCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो HCO3 है ये तो आपका ब्लड में पहुंच गया, इसका तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें इस रीएब्जॉर्प्शन को ही रोकना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि इनको तोड़ने का काम कर रहा है हम इसको ही इनहिबिट कर देंगे यहाँ पे। मतलब जो मेरे कार्बोनिक एनहाइड्रेस ड्रग हैं ये यहाँ पे आके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन में भी आपने समझ में आया होगा अच्छे से इसको एक बार देख लो, क्योंकि जब मैं एसीटाजोलामाइड ड्रग को बताऊँगी तो उसमें आपने मोड ऑफ एक्शन एज इट इज़ यही लिखना है, सेम टू सेम। ओके जी, तो अब मैं बात करती हूँ एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर। देखो एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर भी देखना है, हमें सार भी देखना है क्योंकि सार भी आता है इसका एग्जाम्स में। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, इसमें एक जो बीच की जो रिंग होती है उसको बोलते हैं थाया डायाजोल रिंग। अब थाया किस लिए आया है, यहाँ पे सल्फर ग्रुप लगा हुआ है तो थाया। एजोल किसके लिए आया है, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई लगा दी है मैंने, डाया एजोल रिंग। यहाँ पे हमारा लगा होता है एसिटानिलीडीन की यहाँ पे एक रिंग लगी हुई होती है और ये जो हमारा कंपाउंड लगा है इसको बोलते हैं सल्फोमाइल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप इससे अटैच है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड। अब मैंने ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे बना लिया स्ट्रक्चर जो है इसका, क्योंकि हमें समझना है जी सार। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा सल्फोमाइल ग्रुप इससे अटैच है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है आपकी कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए। इट शुड ऑलवेज अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। और एक बात और है कि हमेशा एरोमेटिक रिंग से ही अटैच होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है थाया डायजोल की रिंग हो या कोई भी रिंग प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन वो एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए और जो हमारा सल्फोमाइल ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा एसिटाजोलामाइड्स की रिंग होती है कैन बी सब्सिट्यूटेड विद द मिथाइल ग्रुप। अगर मैं इस रिंग को मिथाइल ग्रुप से सब्सिट्यूट कर देती हूँ तो मुझे मिलता है मीथाजोलामाइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या मिल गया, मीथाजोलामाइड। तो आपने ये 2 पॉइंट ही लिखने हैं अपने सार के अंदर। उसके बाद मैं इसकी सिंथेसिस बता देती हूँ कि किस तरीके से होती है सिंथेसिस। 2 कंपाउंड की स्टार्टिंग में हमारे 2 कंपाउंड होते हैं। पहला होता है मेरा हाइड्रोजन हाइड्रेट, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 और हाइड्रेट मतलब पानी। और सेकेंड हमारा कंपाउंड होता है अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थाईसाइनेट और हाइड्रोजन हाइड्रेट दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और हमें हमारा कंपाउंड एक मिलता है दैट इज़ 1,2-bis थायोकार्बोमाइल हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पे क्या है, कंपाउंड मिल जाता है। उसके बाद मैंने इस कंपाउंड का क्या है, साइक्लाइजेशन। यहाँ से इस वाले कार्बन को उठाएंगे और इस वाले कार्बन से अटैच कर देंगे। जब इस कार्बन से अटैच करेंगे, साइक्लाइजेशन कराएंगे तो फॉस्जीन गैस की प्रेजेंस में कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
फॉस्फेट गैस के प्रेजेंस में जब साइक्लाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा 5 अमीनो, क्योंकि 5 कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा है, 2 पे आपका मरकैप्टो लगा हुआ है और 1 3 4 थायाडायाजोल रिंग, थायाडायाजोल की रिंग है ना ये, और 5 पे आपका अमीनो, 2 पे आपका मरकैप्टो। तो फॉस्फेट गैस के प्रेजेंस में जब साइक्लाइजेशन कराते हैं इस कंपाउंड का तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। उसके बाद मैंने उस कंपाउंड को कराना है जी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन CH3COCl के प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका NH2 ग्रुप था, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन तो निकल जाएगा बाहर, और ये वाला जो कंपाउंड है क्लोरीन को छोड़ के जो कंपाउंड है इससे आके अटैच हो गया, ठीक, हमें मिल गया इंटरमीडिएट। फिर हमने कराना होता है इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ का जो SH है जो मरकैप्टो यहाँ पे लगा हुआ है उससे मेरा क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, हमें एक और अनदर इंटरमीडिएट मिल जाएगा जो कि फर्दर एमिडेशन कराने की, एमिडेशन जब हम इसका कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 तो हमें हमारा कंपाउंड मिल जाता है, दैट इज एसिटाजोलामाइड, ठीक है। तो ये इसकी सिंथेसिस होती है, आपने एक दो बार लिख के लिखनी होगी ये, और आप जो है अगर थोड़ा पेजेस बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपनी कॉपी को फिल करना चाहते हैं तो आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं, आई मीन वर्ड्स के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी रिएक्शंस हो रही है। मोड ऑफ एक्शन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, तो वही आपने यहाँ पे लिखना है कि अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये वाली जो ड्रग होती है एसिटाजोलामाइड, ये कार्बोनिक आयन को इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। अब पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको भी पूरा बता चुकी हूँ। यूजेस की बात करूँ तो ये आपके ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, एडिमा और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, एडिमा मतलब वही अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आई के अंदर हमारा फ्लूइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और ये हमारी एक्ट करती है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की तरह टू ट्रीट द एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में भी हमारी हेल्प करती है हमारी एसिटाजोलामाइड। तो यहाँ पे हमारा एसिटाजोलामाइड का ख़त्म हुआ। अब जो इसकी सेकंड कैटेगरी है वो है हमारी थायाजाइड्स। तो थायाजाइड्स जो है हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करके, जो मेरे सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अगर ये हमारा इनिबिट हो जाता है सो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन, जो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है मेरा सोडियम और क्लोरीन का, वो क्या है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज़। जब इनका रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा तो कहीं ना कहीं हमारे यूरिन का आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमारी जो थायाजाइड्स होती हैं वो हमारे सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करके अपना एक्शन देती हैं। जब ये इनिबिट हो जाएगा तो इन दोनों का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हो जाता है रिड्यूस और यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो मेरी थायाजाइड्स होते हैं ये वर्क करते हैं DCT के ऊपर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और मैंने आपको बताया था कि DCT के अंदर हमारा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है, सोडियम क्लोरीन कैल्शियम आयन का, ठीक है, सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब हमने क्या कर दिया, थायाजाइड्स क्या करती हैं, इस सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके सोडियम और क्लोरीन का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग आती है वो है आपकी क्लोरोथायाजाइड्स। क्लोरोथायाजाइड्स के स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये प्रिवेंट करती हैं एक्टिव क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन द DCT थ्रू द सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर, मतलब सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो आपका क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कर देती हैं, प्रिवेंट करती हैं, जिससे जो मेरा एक्सक्रीशन होता है क्लोराइड और सोडियम और वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी से, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन सिंपल सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, सिंथेसिस की स्टार्ट होती है 3 क्लोरो एमिलीन के साथ, बेंजीन रिंग है, 3 पे मेरा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। जब मेरे बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एमिलीन, और 3 थर्ड वाले कार्बन पे मैंने क्लोरो लगा दिया तो 3 क्लोरो एमिलीन। हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है क्लोरो सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, इस कंपाउंड की प्रेजेंस में। तो मेरे जो SO2Cl दो, एक इस पे और एक इस पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हो जाते हैं। फिर मैंने कराना है अमोनिया के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन, अमोनिया के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो ये दोनों क्लोरीन यहाँ से रिमूव होंगे और NH2 मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन तो बाहर, और यहाँ पे मेरे जो NH2 बचा है वो दोनों साइड में आके अटैच हो जाता है। फिर मैंने इसकी फॉर्म एमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होती है तो हमें मिल जाता है अपना लास्ट कंपाउंड, दैट इज़ क्लोरोथायाजाइड्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल से 1-2 स्टेप के अंदर इसकी सिंथेसिस है, देख सकते हो आप। उसके बाद इसके अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो वही हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, कार्डिक एडिमा वही अगर हार्ट के आसपास या हार्ट में आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, और स्वेलिंग को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ लूप डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक्स सबसे पावरफुल डाययूरेटिक्स हमारी मानी जाती हैं। ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। जो मेरा असेंडिंग लिम्फ था, मतलब इस तरीके से बनी हुई थी आपके, तो ये वाला जो पार्ट था इसके ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ये इनिबिट कर देती हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर असेंडिंग लिम्स के अंदर, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हुआ तो हमारा जो यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो भी ड्रग है, जब उसका मोड ऑफ एक्शन पूछा जाएगा तो आप इतना ही लिखोगे कि ये जो ड्रग होती है इनिबिट कर देती है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को असेंडिंग लिम्स में, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है और वॉल्यूम मेरा इंक्रीज़ हो जाता है यूरिन का। जैसे कि मेरा फॉर्सेमाइड ड्रग है। फॉर्सेमाइड ड्रग का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, मोड ऑफ एक्शन यही आपने सेम लिखना है जो भी बताया था, ठीक है। देखो जो आपके ऊपर स्टार लगी हुई हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको ड्रग्स बता रही हूँ, उनका स्ट्रक्चर आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, वो करना ही है, ठीक है। अब फ्यूरोसमाइड की सिंथेसिस की बात करते हैं। तो फ्यूरोसमाइड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये तो हमारा मतलब बेंजोइक एसिड है, जिसपे मतलब ये दोनों क्लोरीन को हटा दो तो ये मेरा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। अब 2 और 4th पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये क्या बन गया आपका 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड की रिएक्शन मैंने सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में और साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शंस करानी है। तो मुझे यहाँ पे मिलता है 5 अमीनो, बिकॉज 5 अमीनो सल्फोनॉइल, 5 पोजीशन पे आपका सल्फोनॉइल लगा हुआ है, 4 और 6 पोजीशन पे आपका डाइक्लोरो लगा हुआ है और COOH के लिए मैंने बेंजोइक एसिड। तो हमें मिल जाता है ये वाला कंपाउंड। फिर हमने इसकी रिएक्शन करानी होती है फुरफोइल अमाइन की प्रेजेंस में। जब मैं इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे अपना कंपाउंड मिल जाता है, दैट इज़ फ्यूरोसमाइड्स। अब देखो स्ट्रक्चर थोड़े से तो टफ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ही टफ बनाते हैं अगर देखा जाए तो, है ना। तो आप सिंथेसिस इसकी देख सकते हो। यूजेस की बात करें तो वही कार्डिक एडिमा की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं उसमें जो है ना। फिर अब देखो इसके अंदर जो एक और ड्रग आती है उसको बोलते हैं ब्यूमेटानाइट। ब्यूमेटानाइट का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि कुछ जो ड्रग हैं जो कि 2 मार्क्स में मैंने देखा था, एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनके स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं। क्योंकि मोड ऑफ एक्शन तो सेम है और यूजेस भी आप ये लिख सकते हो कि कार्डिक एडिमा में, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा में यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है। और नेक्स्ट इसमें कंपाउंड है, दैट इज़ इथ्रोएक्टिनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। फिर अच्छा 4th वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर, दैट इज़ पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स। पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स हमारी वीक डाययूरेटिक्स होती हैं। ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ये किस पे अपना एक्शन देती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स तो हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है और इनिबिट कर देती हैं ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है सोडियम का और जो सिक्रीशन होता है पोटेशियम आयन का, उसको इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। पहला आता है आपका सोडियम चैनल इनिबिटर, दूसरा आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। सोडियम चैनल इनिबिटर जो है ये ऐसी वाली ड्रग होती हैं जो कि ब्लॉक कर देती हैं हमारे सोडियम चैनल को, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो आपके सोडियम चैनल हैं उनको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वो क्या हो जाता है, आपका इनिबिट हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है एमिलोराइड, इसके अंदर ड्रग है। और सेकंड जो मेरे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं, ये हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं विच गिव इट एक्शन बाय इनिबिटिंग द एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर। हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो है आपकी एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये उनको इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ये वाला जो हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये वाला जो हार्मोन होता है ना, ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के सिक्रेशन के लिए उसको प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हमारी एल्डोस्टेरोन वाली ड्रग होती हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वाली ड्रग होती हैं, ये हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है स्पाइरोनोल लैक्टोन। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, देखो ये जो है हमारे पोटेशियम और ओस्मोटिक वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ क्लासिफिकेशन मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया है यहाँ पे। ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी PCT, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के ऊपर काम करती हैं ये सारी।
और बेसिकली कैसे करती हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं बाय इंक्रीजिंग द ओस्मोटिक प्रेशर विद इन द किडनी। किडनी के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर को ही बढ़ा देती हैं। जब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है या किडनी है उसके अंदर अगर ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ये एक्सक्रीट हो जाते हैं कुछ आयन के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोनिक आयन, जिसकी वजह से मेरा यूरिन का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। मैनिटोल एकमात्र इसके अंदर ड्रग आती है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर। तो आई होप आपने वीडियो पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें जो मेरा टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ डायरेटिक्स। देख सकते हो, कोई भी अगर आपने क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और जो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में एंड द इम्पोर्टेंट ड्रग दैट इज़ मिथाइल डोपेट। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।